हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अदिति यादव। तो हम कर रहे हैं अपना केमिस्ट्री का चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चे, हमने इससे पहले 2 लेक्चर्स कर लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। कितने टाइप्स के प्रोसेसेस इसमें होते हैं, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सो देखो, हमारे पास मेनली 4 प्रोसेसेस होते हैं, राइट। आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक। तो ये 4 प्रोसेस होते हैं। अब हम इन चारों को ना बच्चे एक एक करके पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, देखो आप ना जब भी कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक समझ रहे हो ना, तो उस टॉपिक की जो हेडिंग होती है, उसका जो टाइटल होता है ना बच्चे, वो क्लियर होना चाहिए आपको। अगर आपको वो टाइटल क्लियर है तो उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी वो आपको ऑटोमेटिकली, आपको एक आइडिया हो जाएगा, रफ आइडिया कि हाँ इसके अंदर ये चीज है, राइट। सो देखो, इसमें लिखा है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? आइसो यानी सेम, मीन्स कॉन्स्टेंट, राइट। थर्मल, थर्मल मीन्स कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि थर्मल मीन्स यार कहीं ना कहीं, जैसे हम थर्मल बोलते हैं, थर्मोमीटर बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो टेम्परेचर से रिलेट कर रहा है, राइट। सो आइसोथर्मल यानी कि सेम टेम्परेचर, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर कोई चेंजेस नहीं होना, राइट। तो देखो, आइसोथर्मल मींस टेम्परेचर कांस्टेंट। आप कोई भी टॉपिक पढ़ो ना, उसकी जो टाइटल है ना, ये जो उसकी हेडिंग है, इसको स्प्लिट कर लो। आइसो अलग, थर्मल अलग, मतलब समझ में आ गया। थर्मल टेम्परेचर, आइसो मीन सेम, सेम यानी कि कांस्टेंट, कोई चेंजेस नहीं है। इनिशियल जितना था फाइनल भी उतना ही है, इट मीन्स वो कांस्टेंट है, राइट। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, हमारा टेम्परेचर जो होता है प्रोसेस का, बच्चे उसे हम कांस्टेंट रखते हैं। टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट होता है। तो क्या मैं बोल सकती हूं कि डेल्टा टी कांस्टेंट, यानी डेल्टा टी 0 है? कैसे? अब डेल्टा टी, मैम टेम्परेचर कांस्टेंट है वो समझ में आ गया, लेकिन ये डेल्टा टी कैसे 0 हुआ? अब एक बात बताइए, मैंने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर भी, मान लो इनिशियल टेम्परेचर x डिग्री है, x डिग्री सेल्सियस है मान लो इनिशियल टेम्परेचर आपका, राइट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप कोई भी प्रोसेस करोगे तो टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। तो फाइनल टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा हमारा? x डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। इनिशियल टेम्परेचर x डिग्री सेल्सियस था, तो फाइनल टेम्परेचर भी तो बच्चे आइसोथर्मल है, तो x डिग्री सेल्सियस ही होगा, राइट। अब डेल्टा टी क्या होता है? आप एक बात बताइए, जब हम किसी भी चीज का डिफरेंस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। तो डेल्टा टी कैसे निकलता है? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को अगर मैं माइनस कर दूंगी तो दोनों का डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर में जो चेंजेस हुए हैं, डेल्टा टी क्या है? चेंजेस इन द टेम्परेचर, राइट। सो टी फाइनल क्या है? अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टी फाइनल, मान लो हम टी फाइनल हमारा क्या है? x डिग्री सेल्सियस, तो टी फाइनल उतना ही तो है जितना इनिशियल था। अगर आपके पास, मान लो आपके पास, हम आइसोटॉफी, आइसो कैंडीज प्रोसेस करते हैं, आपके पास इनिशियली 10 कैंडीज थी, आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद भी आपके पास 10 कैंडीज ही हैं। तो चेंजेस इन द कैंडीज, 2 घंटे के ड्यूरेशन में, इस टाइम इंटरवल में आपके पास कितनी नंबर ऑफ कैंडीज का क्या कुछ इंक्रीज हुआ? पहले भी 10 कैंडीज थी 2 घंटे पहले, 2 घंटे के बाद भी आपके पास 10 कैंडीज हैं, तो क्या हुआ? चेंज इन कैंडीज, चेंज इन नंबर ऑफ कैंडीज क्या होगा? 0, क्योंकि इनिशियली भी 10 था तो फाइनली भी 10 है, राइट। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 10 माइनस 10 0। सिमिलरली यहाँ पे टी फाइनल, फाइनल टेम्परेचर वही है जो इनिशियल था, इनिशियल भी कितना था? x डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे? 0। तो इसीलिए मैंने लिखा डेल्टा टी यानी चेंजेस इन टेम्परेचर 0। इस 0 का मतलब है कि टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, जो इनिशियल था वही फाइनल है, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, तो सिंपल है कि हमारा टेम्परेचर क्या रहा है? कांस्टेंट, राइट। सो अब एक बात बताइए आप मुझे, हमने एक चीज पढ़ी थी,
लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज पढ़ी थी, इंटरनल एनर्जी, कि किसी भी सिस्टम के अंदर बहुत सारी एनर्जीज होती हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको बॉइलिंग वाटर का। जब बच्चा वाटर बॉईल करता है, वाटर बॉईल कर रहा है, इट मीन्स जब उसके जो बबल्स हमें दिखते हैं ना, बबल्स इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, राइट। तो वो जो भाग रहे हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं, उसके अंदर क्या है हमारी काइनेटिक एनर्जी, राइट। और हीट अप हो रहा है तो क्या होगी, थर्मल एनर्जी। टेम्परेचर से रिलेटेड क्या एनर्जी होती है बच्चे, थर्मल एनर्जी, राइट। सो हम किसी हमारे सिस्टम के अंदर जितनी नंबर ऑफ एनर्जीज होती हैं, और बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, ये तो मैंने यहाँ पे दो ही एनर्जीज का एग्जांपल दिया, काइनेटिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी। और सिस्टम हम देखते हैं किसी में पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, मल्टीपल नंबर ऑफ एनर्जीज होती हैं। तो उन सभी एनर्जीज को एक टोटल कन्फाइंड वे में हमने बोल दिया क्या, इंटरनल एनर्जी। यानी कि एक सिस्टम के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ एनर्जीज है, उसको एक जनरलाइज्ड वे में हमने बोल दिया क्या है बच्चा, वो हमारी इंटरनल एनर्जी है, राइट। लास्ट लेक्चर में ही मैंने एक चीज बताई थी, चाहे धरती आकाश फट जाए, इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, इंटरनल एनर्जी सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करती है, और वो है आपका टेम्परेचर। चाहे वॉल्यूम, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, कुछ भी, डेंसिटी वगैरह, मास, कुछ भी चेंज कर लो, इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ जब चेंज होगी जब टेम्परेचर चेंज होगा। क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिपेंड सिर्फ और सिर्फ हमारे टेम्परेचर पर करती है, उस सिस्टम के टेम्परेचर पर करती है। और बच्चा, जब मैं बात करूंगी आइसोथर्मल प्रोसेस की, यानी कि हम क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या मैं कह सकती हूं कि उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है, राइट। ये बात अपने माइंड में हमेशा रखना। पता है क्या होता है, आपको क्वेश्चंस गिवन होता है कि बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्वेश्चन में बोल दिया, ठीक है, वॉल्यूम हमने इंक्रीज कर दी, प्रेशर डिक्रीज कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, अब बताओ इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी। या फिर आपको बोल दिया, आपको एक लंबा चौड़ा कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन दे दिया, राइट। प्रेशर इनिशियल इतना था, फाइनल इतना इंक्रीज हो गया। मान लो इनिशियल दे दिया 3 बार, देन उसके बाद फाइनल प्रेशर क्या आ गया, 8 बार। वॉल्यूम आपको दे दी इनिशियल समथिंग लाइक 2 लीटर, फाइनल वॉल्यूम क्या दे दी, 10 लीटर, राइट। बट बोला वहां पे टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, देन कैलकुलेट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। तब क्वेश्चन क्या होगा, अब आप तो लग जाओगे अपनी नोटबुक कॉपी पेन लेके जो भी है निकालने, कुछ नहीं करना, सिंपल, उसने बोला आइसोथर्मल प्रोसेस है, या फिर वो बोल रहा है कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। इन दोनों में से अगर कोई भी वर्डिंग आपके क्वेश्चंस में आती है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल टिक लगाना है कि जब हमारा टेम्परेचर ही भैया चेंज नहीं हो रहा, एग्जामिनर भैया, जब हमारा टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी काहे को चेंज होगी, नहीं होगी चेंज। अगर आइसोथर्मल है तो डायरेक्ट उस आंसर में लिखना है कि डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। इसका मतलब कि जितनी इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी आफ्टर दिस आइसोथर्मल प्रोसेस, हमारी फाइनल इंटरनल एनर्जी भी उतनी ही है। यानी कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, राइट, कोई भी चेंजेस नहीं हुए। टेम्परेचर जहां कांस्टेंट दिखे, कुछ नहीं देखना दाएं बाएं क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, सीधा इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट, राइट। और चेंजेस क्या होगा, 0, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इनिशियल जितना था फाइनल उतना है। आई होप ये पॉइंट आपको मक्खन क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया है, राइट। फिर भी कोई, अगर आपका देखो कोई भी क्वेरी रह जाती है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया, या फिर ये वाला पॉइंट, कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो प्लीज अपनी क्वेरीज को यहाँ पे रेज कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको क्या क्या चीजें समझ में नहीं आई हैं, राइट। सो देखो, हमने लास्ट लेक्चर में ही बच्चा एक फॉर्मूला देखा था, मतलब एक इक्वेशन देखी थी, डेल्टा यू यानी कि चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू क्यू, क्यू क्या है हमारा, हीट ट्रांसफर, प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। तो ये देखा हमने। अब एक बात बताओ, डेल्टा यू पता है हमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, 0, कोई चेंजेस नहीं है। तो क्या डेल्टा यू की जगह मैं लिख सकती हूँ इस इक्वेशन में 0? हाँ, लिख सकते हैं, 0 इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू।
अब इस W को मैं इधर ले जाऊं, राइट, तो Q किसके इक्वल आ गया, Q आ गया माइनस W के, W मेरे इधर चला गया, Q इधर रह गया, तो Q किसके इक्वल आ गया हमारा माइनस W के। यानी कि एक क्वेश्चन तो ये आ गया आपका, कैसे क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन तो ये आ गया कि प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुए हैं पूछा है, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस है, पूछा है आपसे इंटरनल एनर्जी क्या होगी, तो जीरो कांस्टेंट ही होगी इंटरनल एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आपको वर्क डन दे दिया, पूछ लिया आपसे हीट ट्रांसफर क्या होगा। अब सोचने मत बैठ जाना यार टेम्परेचर का कैसे रिलेट करेगा हमारे वर्क डन के साथ, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब आपको पता होना चाहिए डेल्टा यू जीरो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो Q किसके इक्वल आया है हमारा माइनस W के, तो जो W की वैल्यू होगी, वर्क डन की जो वैल्यू होगी, उसका माइनस हमारा क्या हो जाएगा हीट ट्रांसफर, राइट। नेक्स्ट हमें पता है वर्क डन, सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था वर्क डन क्या होता है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, इसको हम अच्छे से डिटेल में कर चुके हैं, तो आपको अगर डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो आप फर्स्ट लेक्चर देखिएगा, राइट। सो वर्क डन क्या है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, तो क्या Q यानी हीट ट्रांसफर निकाल सकते हैं, हाँ भैया निकाल सकते हैं। हमें पता है यहां से कि Q जो है मेरा वो माइनस वर्क डन के इक्वल है, राइट। सो Q इक्वल्स टू माइनस वर्क डन, माइनस साइन माइनस लगा दिया, अब वर्क डन की वैल्यू क्या है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, तो वर्क डन की वैल्यू लिख दी मैंने माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, ये माइनस है बच्चे वर्क डन वाला, और ये वाला माइनस है ये वाला माइनस जो W के आगे लगा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो Q की वैल्यू हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा हमारे पास, लिख सकते हैं हम हीट ट्रांसफर इन आइसोथर्मल प्रोसेस, हाँ राइट। सो Q क्या हो जाएगा हीट ट्रांसफर P एक्सटर्नल डेल्टा V, यानी W की जो वैल्यू आएगी उसमें एक माइनस साइन लगा दो, माइनस में वैल्यू आ रही है तो उसका प्लस हो जाएगा, जो भी आएगी, अगर W की वैल्यू वर्क डन की वैल्यू आइसोथर्मल के केस में नेगेटिव आएगी तो Q पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है वो तो ये नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल, राइट। सो आई होप ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट। तो बच्चा देखो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोबैरिक प्रोसेस। अब इसको स्प्लिट आप खुद कीजिए, इस टर्म का मीनिंग क्या होगा यहां मत देखिएगा क्या क्या लिखा है क्या कांस्टेंट है। देखो आइसो मीन्स बताया था अभी आपको सेम, यानी कांस्टेंट, यानी उसके इनिशियल और फाइनल में कोई डिफरेंस नहीं है, इनिशियल वैल्यू भी सेम है फाइनल वैल्यू भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बैरिक, अब एक बात बताइए, बार जो है वो किसकी यूनिट है हमारी, बार किसकी यूनिट है, वॉल्यूम या प्रेशर, प्रेशर, राइट। सो आइसोबैरिक यानी कि प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, प्रेशर हमारा सेम है, जितना इस प्रोसेस से पहले था, यानी इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर दोनों कांस्टेंट है, दोनों सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में बच्चे क्या होता है हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है, राइट। अब एक गैस इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो इसके बाद हम एक चैप्टर करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। तो बच्चे देखो आइडियल गैस इक्वेशन में क्या है, PV इक्वल्स टू nRT, जहां पे P हमारा प्रेशर है, V हमारी वॉल्यूम है, हमारी नहीं मीन सिस्टम की, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स हैं, R गैस कांस्टेंट है एंड T हमारा टेम्परेचर है। समझ में आया? P हमारा प्रेशर है, मैं लिख देती हूँ वरना आप लोग कभी कंफ्यूज हो जाओ, राइट। सो देखो P क्या है बच्चे हमारा, P इज प्रेशर, V is volume, N is number of moles, R is gas constant and T which is temperature, right. So
अब हमारा क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस यानी प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन में देखो कि क्या क्या कांस्टेंट है। P यानी प्रेशर, प्रेशर क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा। क्या वॉल्यूम कांस्टेंट होगी, ऐसा कुछ लिखा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगी, नहीं, तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम वेरिएबल है। एन नंबर ऑफ मोल्स। तो बच्चे एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब तक आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि इनिशियली यानी कि प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले हमारे नंबर ऑफ मोल्स इतने थे एंड आफ्टर अ सर्टेन प्रोसेस हमारे फाइनल नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं, जब तक आपको नहीं बोला जाए कि नंबर ऑफ मोल्स पहले इतने थे प्रोसेस के बाद में इतने हैं, तब तक आप हमेशा नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट ही रखोगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। इस तरह का क्वेश्चन होता है, आप हमेशा नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखोगे। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर कुछ चेंजेस होगा तो लिखा होगा कि आइसोबैरिक प्रोसेस से पहले इनिशियली आपके नंबर ऑफ मोल्स x मोल्स थे और आफ्टर द आइसोबैरिक प्रोसेस द नंबर ऑफ मोल्स विल बी y मोल्स। अगर ऐसा नहीं लिखा है तो कंसीडर कीजिए कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, राइट। और T हमारा टेम्परेचर, तो क्या टेम्परेचर कांस्टेंट लिखा है यहाँ, नहीं लिखा है, वो आइसोथर्मल में था, तो टेम्परेचर वेरिएबल है यहाँ, वॉल्यूम वेरिएबल है, और R गैस कांस्टेंट, भाई जिसके नाम के पीछे ही कांस्टेंट लिखा है, अब उसे तो आप क्या ही वेरिएबल समझोगे, ऑब्वियसली ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, राइट। सो हमारा क्या क्या कांस्टेंट है यहाँ, प्रेशर कांस्टेंट है क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस है। नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है जब तक क्वेश्चन में, हमेशा कांस्टेंट मानिएगा। आर गैस कांस्टेंट, वो तो भाई खुद ही कांस्टेंट है, राइट। सो वेरिएबल क्या है हमारे पास, हम लिखें अगर तो वेरिएबल क्या है हमारा, v, देखो pv इक्वल्स टू, मैं दूसरे से लिखती ना तभी समझ में आएगा आपको, देखो p n r, जो मैंने रेड से लिखा है ना बच्चे वो है कांस्टेंट, बाकी वॉल्यूम और टेम्परेचर ये क्या है हमारे, रेड से जो लिखे हैं वो है हमारे कांस्टेंट, यानी हमारा प्रेशर, प्रेशर यानी कि P, N यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, R यानी कि हमारा गैस कांस्टेंट, ये क्या है बच्चे हमारे, क्या है ये, कांस्टेंट है। ये एंटायर, ये पूरा हमारा क्या है, कांस्टेंट है, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो चेंजेस किस में होंगे, वॉल्यूम वेरिएबल है हमारा और टेम्परेचर वेरिएबल है, राइट। सो क्या हम लिख सकते हैं, अगर हमारे पास आता है v इक्वल्स टू टी, तो क्या मैं लिख सकती हूँ v1, बोलो v1, t इधर आ जाएगा अगर, अपॉन t1 इक्वल्स टू v2 अपॉन t2, राइट। वन सेकेंड, हाँ तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ना बाहर से ऐसे आवाज आई, मुझे लगा शायद कोई गेट पे है, बेल रिंग हुई, मुझे ऐसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो तो क्या है कि वॉल्यूम हमारा टेम्परेचर के इक्वल, इक्वल कैसे है यहाँ से, मतलब वैसे वाले इक्वल मत लिखना, तो दोनों चीज क्या है, वेरिएबल है, तो हम लिख सकते हैं v1 अपॉन t1 इक्वल्स टू v2 अपॉन t2, राइट। वॉल्यूम में चेंजेस, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, यहाँ पे लिख दूं मैं, कभी आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन रह जाए। अरे कहाँ रख दिया मैंने, हाँ देखिए, देखो v1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, v2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम आफ्टर प्रोसेस, t1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, और t2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर। आई होप अब आपको एक क्लियर हो गया होगा आइसोबैरिक प्रोसेस। देखो अगर अभी भी कुछ आपको रह जाए डाउट तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इस टॉपिक को दोबारा से रिपीट कर दूंगी।
सो हमारा थर्ड प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस, राइट। आइसो मीन्स सेम, इनिशियल जितना था फाइनल उतना, तो क्या हो गया ये कांस्टेंट। कोरिक, कोरिक बच्चे, कोरिक यूज होता है वर्ड वॉल्यूम के लिए। कहीं भी कोरिक वर्ड यूज हो आपकी केमिस्ट्री में, हमेशा याद रखिए कोरिक वर्ड यूज होगा आपके वॉल्यूम के लिए, राइट। सो इट मीन्स क्या है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम बच्चा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट किस बेस पे कह रहे हैं हम, कि मतलब इनिशियल जितनी वॉल्यूम थी फाइनल वॉल्यूम भी उतनी ही है। तो क्या मैं लिख सकती हूँ, V इनिशियल इक्वल्स टू V फाइनल, दिस इज F इज फाइनल एंड I इज इनिशियल। तो अगर हम बात करते हैं चेंजेस इन द वॉल्यूम की, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, V फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम, राइट। तो फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम तो इक्वल है, तो दोनों में क्या होगा, जब सब्सट्रैक्शन होगा दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, तो क्या आएगी डेल्टा V। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो, मीन्स उसमें कोई चेंजेस हुए ही नहीं है, राइट। अब एक बात बताइए, हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, राइट। अब ये डेल्टा V क्या कह रहा है चीख चीख के, कि भाई मैं हूं चेंज इन वॉल्यूम। और अगर हम बात कर रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की, तो आप प्लीज देख के बताइए क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है, डेल्टा V। चेंज इन वॉल्यूम क्या है हमारा, जीरो, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, कोई चेंजेस नहीं है। तो क्या डेल्टा V को मैं लिख दूं जीरो, और जीरो का जब मल्टीप्लीकेशन हमारे P एक्सटर्नल से होगा तो क्या टोटल बन जाएगा जीरो। तो क्या मेरा वर्क डन आ जाएगा यहाँ पे जीरो, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा वर्क डन जीरो, डन, डन, वर्क डन डन जीरो, राइट। अब एक और है हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के साथ, डेल्टा U यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू Q दैट इज द हीट ट्रांसफर प्लस W दैट इज द वर्क डन, राइट। अब वर्क डन यहां से क्या आया हमारा जीरो, तो क्या मैं लिख सकती हूँ वर्क डन के प्लेस पे जीरो प्लस Q का तो Q लिखा जाएगा, स्टाइलिश सा Q बना दिया मैंने थोड़ा, Q, ठीक है। एंड दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, राइट। सो भाई जीरो में तुम कुछ ऐड करोगे तो जीरो तो हट ही जाएगा, वही वैल्यू आ जाएगी। तो डेल्टा U क्या हो जाएगा यहां से, Q। इट मीन्स जितना भी हीट ट्रांसफर होगा वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज होगा। फिर से सुनो, जितना भी यहाँ आइसोकोरिक प्रोसेस में जितना भी हीट ट्रांसफर होगा वो सारा का सारा आपकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज होगा। क्यों, क्योंकि वर्क डन है जीरो। और वर्क डन क्यों है जीरो, क्योंकि डेल्टा V यानी चेंज इन वॉल्यूम है जीरो। अब चेंज इन वॉल्यूम क्यों है जीरो, क्योंकि हमारा इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम है इक्वल। क्यों है इक्वल, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रोसेस का नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये प्रोसेस खत्म, राइट। बस अब एक प्रोसेस बचता है लास्ट हमारा एडियाबैटिक। ये तो छोटू मोटू सा प्रोसेस था, राइट। तो बच्चे नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, आपको याद आ रहा है फर्स्ट लेक्चर में ऐसा कुछ देखा था आपने, ये थर्मस फ्लास्क देखा था, याद आया कुछ। एडियाबैटिक का मतलब, एक बात बताइए, हमने उसमें एग्जांपल देखा था कि अगर आप इस थर्मस फ्लास्क के अंदर मान लो आपने चाय डाली है, राइट। इस थर्मस फ्लास्क के अंदर आपने चाय डाली, वो गर्म है तो वो गर्म रहेगी, अगर आप ठंडी चाय डालोगे तो वो ठंडी रहेगी। आप बोलोगे कि नहीं मैम 10 घंटे के बाद ना वो चाय थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। तो बच्चे वो थोड़ा सा हम कंसीडर नहीं करते यहाँ पे, ये आइडियल केस लेते हैं, राइट। तो थर्मस फ्लास्क सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस का, राइट, जो आप पढ़ते भी हैं और आपकी बुक्स में भी यही मेंशन होता है थर्मस फ्लास्क, राइट। तो इसके अंदर क्यों रहती है, गरम डाला तो वो गरम ही रहेगा, ठंडा डाला तो वो ठंडा ही रहेगा। लेकिन अगर वैसे नॉर्मल प्लास्टिक वाली बोतल लेते हैं तो उसमें तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता बच्चा, क्योंकि इसकी जो वॉल्स हैं वो है एडियाबैटिक वॉल्स, एडियाबैटिक वॉल्स, राइट। तो एडियाबैटिक का मतलब क्या हुआ, गरम ठंडा नहीं हो रहा, ठंडा गरम नहीं हो रहा, इट मीन्स कोई हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा।
तो आप हमेशा याद रखिए कि एडियाबैटिक वॉल्स जहां होती हैं वहां हीट का ट्रांसफर नहीं होता। तो सिमिलरली हम बोलेंगे, जब बात कर रहे हैं हम एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो क्या हीट का ट्रांसफर होगा वहां पे? सोच के बताओ। नहीं होगा हीट का ट्रांसफर। ऑब्वियसली एडियाबैटिक टर्म का मतलब ही यही है खुद में। एडियाबैटिक कहीं लिखा हो, इट मीन्स कि वहां हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ना अंदर से हीट बाहर जा रही है, ना सिस्टम से हीट सराउंडिंग में जाएगी, ना ही सराउंडिंग से हीट सिस्टम में जाएगी। सिस्टम मतलब, सिस्टम बोले तो ये बॉटल, ना इस बॉटल से हीट बाहर सराउंडिंग में, यानी जहां मैं खड़ी हूँ, सराउंडिंग सब कुछ सराउंडिंग है, लेकिन जहां मैं खड़ी हूँ इसके पास, वो है इसकी लोकल सराउंडिंग। यानी कि सिस्टम के अंदर से, बॉटल के अंदर से ना ही वो हीट बाहर आ रही है, ना ही बाहर से यानी सराउंडिंग से हीट सिस्टम के अंदर जा रही है। इट मीन्स हीट का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो Q यानी हीट ट्रांसफर क्या होगा? जीरो। जितना इनिशियल था पहले चाय गर्म डाली इनिशियली, आफ्टर दिस प्रोसेस तो चाय हमारी गर्म ही रही, आफ्टर लॉन्ग टाइम चाय हमारी गर्म ही रही। यानी पहले जितना हीट था उसके अंदर वही है, कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, कोई लेना देना नहीं हुआ, राइट। तो हीट ट्रांसफर क्या है? जीरो, कांस्टेंट है, यानी कि हमारी कोई हीट ट्रांसफर, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो बच्चा एक बात बताइए, ये हमने पढ़ा है डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये तो रट गया होगा आपको। डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब एक बात बताइए, क्यू हीट ट्रांसफर क्या है? जीरो। क्या मैं लिख दूं यहाँ जीरो? लिख दो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो। तो और यहाँ लिख दूं मैं वर्क डन जीरो, क्यू की जगह लिख दिया जीरो, क्योंकि हीट ट्रांसफर हो नहीं रहा है, वो जीरो है, प्लस वर्क डन किसके बराबर है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब यहां से क्या बता सकते हैं हम? डेल्टा यू, जीरो को तो आप क्या ही लिखोगे, इक्वल्स टू डब्ल्यू, ये आ जाएगा इक्वल। इट मीन्स जो भी वर्क डन होगा वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज होगा। अब चेंज चेंज क्यों बोल रहे हो मैम, खाली इंटरनल एनर्जी बोल दो ना। बच्चे यहाँ डेल्टा लिखा है, डेल्टा यू, डेल्टा का मतलब ही चेंज है, यानी ये यू, ये डेल्टा यू आया कहां से? हमारा ये आया है यू फाइनल, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल करके, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो जितना भी वर्क डन होगा वो सारा का सारा इस इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में यूज होगा, राइट। देखो, आपने दो तरह के वर्क डन पढ़े थे, राइट। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि मैं इस सिस्टम के ऊपर वर्क करूं, इस सिस्टम के ऊपर वर्क करूं, या फिर वर्क डन बाय द सिस्टम, ये सिस्टम कोई काम कर ले। दो ही पॉसिबल केस हो सकते हैं, या तो भाई मैं इसके ऊपर कुछ काम कर लूं सिस्टम के ऊपर, या ये सिस्टम ही कुछ काम कर ले। समझदार होगा तो ये खुद ही काम कर लेगा, राइट। वही केस है वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर सिस्टम के ऊपर काम किया जाए तो वर्क डन का जो साइन होता है वो हम लेते हैं पॉजिटिव। वर्क डन का साइन होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव है, ठीक है। अगर बच्चा वर्क डन पॉजिटिव है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? यहां से देख के बताइए। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इस इक्वेशन से देख के कृपया बताएं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी हमारी पॉजिटिव, हाँ, क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमारा यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल है। अच्छा, अब एक बात सोच के बताओ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? डेल्टा यू कहां से आता है कृपया बताएं। डेल्टा यू आता है बच्चा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, पता है आपको। अब ये वैल्यू डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव कब आएगी? जब फाइनल वाला बड़ा होगा इनिशियल से, यानी फाइनल मान लो अगर 10 है फाइनल की वैल्यू और इनिशियल की अगर 9 है, तभी तो हमारे पास प्लस का 1 आएगा, राइट। तभी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हमारी क्या होगी? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू कब होगी हमारी? इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी की पॉजिटिव वैल्यू कब होगी? जब हमारा फाइनल यू फाइनल यानी कि फाइनल इंटरनल एनर्जी बड़ी होगी इनिशियल इंटरनल एनर्जी से। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम जब होता है ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन पॉजिटिव। अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो
वर्क डन, हमेशा अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम लिखा है ना तो वर्क डन को हम पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं, राइट। अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो ये वर्क डन यहाँ पे डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और चेंजेस पॉजिटिव कब होगा, चेंज पॉजिटिव कब होगा, जब फाइनल वैल्यू बड़ी होगी इनिशियल से, क्योंकि हमें फाइनल माइनस इनिशियल करना है, बड़े में से छोटा माइनस करोगे तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, राइट। ये हो गया आपका क्लियर। नेक्स्ट है वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर ऑन द सिस्टम में वर्क डन पॉजिटिव था तो वर्क डन बाय द सिस्टम में क्या होगा, हम कुछ काम करते हैं, हम थक जाते हैं थोड़ी देर बाद, यानी हमने कुछ काम किया तो वर्क डन थोड़ा सा नेगेटिव, यानी हमारी एनर्जी डाउन, राइट। तो वर्क डन क्या है, नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। अगर वर्क डन नेगेटिव है तो डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव, डेल्टा यू विल बी नेगेटिव। अब एक साइड है यू फाइनल, मैं लिख देती हूं, क्या हो गया मार्कर को लगता है मैं ही लाना पड़ेगा, यू फाइनल, और एक साइड में लिख दिया यू इनिशियल, यू फाइनल और यू इनिशियल। अब ये बताइए कृपया करके कि अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है तो फाइनल बड़ा होगा इंटरनल एनर्जी या इनिशियल इंटरनल एनर्जी बड़ी होगी, सोचो सोचो बच्चे, यहां क्या होगी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी बड़ी होगी। अब मैम वो कैसे होगी, वो ऐसे होगी, देखो डेल्टा यू क्या था, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। मान लो कंसीडर कर लेते हैं, मैं बोल रही हूँ यहाँ इनिशियल बड़ा है, यानी इसकी वैल्यू मान लो मैंने ले ली 10, फाइनल छोटा है, कितना छोटा नहीं पता, बस 10 से छोटा लेना है, बेशक 9 ले लो, नो प्रॉब्लम। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 में से 10 माइनस करोगे, 9 माइनस 10 क्या होगा, -1, तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो डेल्टा यू की वैल्यू तभी नेगेटिव आएगी जब यू इनिशियल बड़ा होगा यू फाइनल से। यू इनिशियल अगर बड़ा है यू फाइनल से, तो क्या मैं एक और चीज बोल दूं कि हमारी जो डेल्टा यू है वो डिक्रीज कर रही है, क्योंकि इनिशियल बड़ी थी और फाइनल छोटी है। सिमिलरली इस केस में अगर डेल्टा यू पॉजिटिव है यानी कि इंक्रीज हो रहा है, आपके मार्क्स अगर मान लो फर्स्ट टर्म में आपके मार्क्स आए हैं मान लो 80, ठीक है, इनिशियल टर्म में आपके मार्क्स आए हैं 80, फाइनल टर्म में आपके मार्क्स आए हैं 85, तो चेंज इन मार्क्स पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव, चेंज इन मार्क्स निकालोगे तो फाइनल मार्क्स जो फाइनल टर्म में आए हैं 85, इनिशियल टर्म में -80, इनिशियल टर्म के मार्क्स 80, तो 85 में से 80 माइनस करोगे प्लस का 5, यानी कि इंक्रीज हुआ है, आपके मार्क्स बढ़े हैं। सिमिलरली डेल्टा यू पॉजिटिव है, इट मींस हमारे डेल्टा यू में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, डेल्टा यू क्या है, ये इंक्रीज। तो ये समझ में आ गया आपको। तो फाइनली आपके चारों जो प्रोसेसेस हैं, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, वो कंप्लीट होते हैं। आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबैरिक, प्रेशर कांस्टेंट, बैरिक यानी याद रखो बार, बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। आइसोकोरिक, कोरिक वर्ड कहीं भी आपकी केमिस्ट्री में आ जाए इट मींस वो बात कर रहा है आपके वॉल्यूम की। आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, एंड एडियाबैटिक, एडियाबैटिक मतलब आपका ये थर्मस फ्लास्क, यानी हीट ट्रांसफर 0, कोई हीट ट्रांसफर नहीं हुई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर कुछ लगा होगी, कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, राइट। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट।